नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों, ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है, बहुत अच्छा रिस्पांस विद्यार्थियों का मिल रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इसी तरीके से आप देखते चले जाएं। ये जो श्रृंखला है आरआरबी एनटीपीसी के किसी भी एग्जाम के लिए, वो एग्जाम आज हो या कल, जब भी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण एक श्रृंखला है। रीजनिंग के सारे जो पूर्व परीक्षा में आए गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल हम यहाँ करवा रहे हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पे, जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि 29 मार्च को 2016 में तीसरे शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ध्यान से देखेगा, यहां प्रश्न क्या कह रहा है वो मैं समझाने का कोशिश करता हूं। आपको कहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके तुरंत बाद 9 हैं, लेकिन तुरंत पहले 5 नहीं हैं। सो पहले 5 नहीं होना चाहिए, ऐसे 7 को ढूंढना है जिनके बाद 9 हो। कैसे करें दोस्तों? 7 9 79, 69 को ढूंढें आप, 79 को ढूंढें आप, 79 को देखें और 579 को कैंसिल करें। दोस्तों, सबसे पहला तो ये जो 7 है जो मुझे यहां प्राप्त हुआ है, उसके बाद में 9 है, पहले 5 नहीं है। दोस्तों, ये 7 मेरे काम का नहीं है, ये 7 के बाद 9 है, लेकिन पहले 5 है तो ये भी काम का नहीं है। उसके बाद ये 7 में 9 है ही नहीं, ये 7 में 9 है और पहले 5 नहीं है, तो ये दूसरा ऐसा हो गया। दोस्तों, ये वाला 7 के बाद 9 है लेकिन पहले 5 है, तो ये भी काम का नहीं है। कुल मिला के ऐसे 2 7 हमें मिले जिनके बाद में 9 है लेकिन पहले 5 नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों, हमारा जो उत्तर आपके साथ आया वो है सेकंड, यानी कि द्वितीय। और थोड़ा सा आगे बढ़ें दोस्तों, आगे की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखेगा। इस प्रश्न को अगर क्लियर नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इस प्रश्न को पहले लिख देता हूं। आपके पास 10 आर 192 पी 48 एस पुनः 48 पी 96 यानी 96, और आगे दे रखा है दोस्तों Q और 1। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। मैं इस प्रश्न को पुनः लिखूंगा एक बार, इसको बदल दें थोड़ा सा। आप देखेंगे 10 और 10 के बाद है R, और R का अर्थ है माइनस, यानी यहां आ जाएगा 192। P का अर्थ है भागित, यानी P बटा 48 हो जाएगा। S का अर्थ होगा गुणा, तो यहां गुणा आ जाएगा। और 48 और P वापस भागित है, तो यहां हो जाएगा 96। और Q, तो Q में आप देख सकते हैं, Q में हमने क्या लिखा है, Q का अर्थ है प्लस, यानी ये हो जाएगा 1। आपको सर्वप्रथम सबसे पहले जो करना है दोस्तों, वो ये करना है। आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है कॉपी के अंदर, ये रफ पेपर में नोट नहीं करना है। ये तो चूंकि वहां थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा था, मैंने इसे आराम से लिखा है कि आप पढ़ सकें कि क्या लिखा है। अब इसके बाद दोस्तों, हमें सीधा एग्जाम में ये जो परीक्षा आती है उसमें ये लिखना चाहिए जो मैंने लिखा है। अब आपको पता है 48 से 48 अगर कैंसिल हो जाता है, और छिन्नू का अगर 192 से बात करूं तो 2 हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो आपको ये समझ आएगा कि 10 में से 2 घटाने हैं और 1 जोड़ना है, तो कुल मिला के 10 में से 1 घटाना है, जिसका उत्तर आ रहा है 9। जरा देखें कि विकल्प कौन सा नंबर है ये 9। अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। आपको चीज समझ में भी आ गई। बहुत ज्यादा टफ हो या मुश्किल हो या डिफिकल्ट हो, ऐसा नहीं लगता मुझे। चलिए आगे देखें हम। इस प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो एक एक फिगर को आपको देखना है। दोस्तों, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास कोई भी चीज कैसे चल रही है, ये चीज जो है ये इधर आ रही है अगर आप ध्यान से देखें, और ये चीज जो है वो ऊपर जा रही है अगर आप ध्यान से देखें। ये ऊपर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। अगर आपने समझा तो मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐसे चल रही है कहानी। जो यहां पड़ा है वो ऊपर जाता है, जो यहां पड़ा है वो इधर आता है, जो यहां पड़ा है वो इधर जाता है।
आपने कैसे, मैंने कैसे समझा, मैंने कैसे देखा, मैंने सिर्फ इस प्रथम और द्वितीय जो हमारी आकृति है उसको गौर से देखा। मैंने देखा ये ऊपर चला गया, जो यहां काला बिंदु था वो यहां आ गया, जो यहां त्रिकोण था वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर था वो इधर चला गया। सिर्फ इसी को एक बार फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चेक करेंगे आगे सही है या नहीं। जो यहां पड़ा है वो बॉक्स यहां आ जाए, जो काला बिंदु यहां पड़ा है वो यहां चला जाए, त्रिभुज जो है वो सॉरी इधर चला जाए, और ये जो गोला यहां पड़ा था वो गोला यहां आ जाए। सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ है क्या हमारे पास। हमारे पास जरूर है, जिसे हम सी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है। अब क्या ये सही है, इसको चेक करने का सिंपल तरीका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ऊपर चला गया है, गोला नीचे आ गया है, वर्ग ऊपर चला गया है, और ये जो भरा हुआ गोला है वो नीचे आ गया है। यानी जिस पैटर्न को यहां फॉलो किया गया है, जिस तरीके से हमने निकाला है, वो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 104 की तरफ। ध्यान से आप देखेंगे तो चीजें अपने आप समझ आएंगी। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, PERK, इसका कोड दे रखा है दोस्तों 5, 6 और 3 और 8। इसी तरीके से आपको BLACKEN, मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो भी मैं लिख रहा हूं आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 17862 ये आपको स्क्रीन पर ही दे रखा होगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं ना, जो भी संख्या यहां दे रखी है, जो भी वर्ड यहां दे रखा है, उसको संख्या में कन्वर्ट कर रखा है। इसका सिंपल सा मीनिंग, जो सर्वप्रथम मीनिंग हमें पता चलता है वो यह है कि आपको जो भी ये दे रखा है उसके अल्फाबेटिकल अराउंड अकॉर्डिंग, यानी जो अल्फाबेट का नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर देख लें। लेकिन पी से कुछ भी कर लेना तो 5 आएगा ना 56 आएगा। एक तरीका हो सकता है मल्टीप्लाई का, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती। एक चीज मुझे समझ आई कि दोस्तों ये 4 का है तो ये भी 4 का है, ये अगर 7 का है तो ये भी 7 का है। जरा एक बार अगर हम क्रॉस चेक करें, मेरी बात को समझिएगा, क्रॉस चेक किया मैंने, जो यहां है और वो वहां है, अगर मैं देखूं तो मुझे नजर आ रहा है K को 8 लिखा गया है दोनों ही जगह पे। और अगर कोई कॉमन है तो चेक कर लें, अन्यथा नहीं है। अगर मेरे पास कॉमन, मैं ये देख पा रहा हूं कि E पे 6 है और यहां भी E पे 6 है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 7317896 दे रखा है तो उसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल तरीका है। अब मेरी बात को सुनेगा, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं इसकी वैल्यू भी नहीं निकालूंगा। मैं पुनः कह रहा हूं दोस्तों, मैं इसका जो मान निकलता है वो नहीं निकालूंगा, मैं इसको स्मार्टली करूंगा। कैसे करूंगा, आप देख सकते हैं जो ये दूसरा तीसरा चौथा है उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों ऐसा किया मैंने दोस्तों, यहां CR आया है, यहां भी CR आया है, यहां भी CR आया है, ज्यादा सफलता हासिल नहीं होगी। मैं देखता हूं तीसरे नंबर पे है 1 और 1 पे आता है A, जो कि इन दोनों में नहीं है। पुनः देख लें आप लोग आराम से, तीसरे पे आता है 1 और 1 है A पे। आप देख लें यहां दोनों जगह A नहीं है, ये ऑप्शन मेरे खत्म हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में। अब बस इतना ही तो बचा कि मुझे N और C को चेक करना है। दोस्तों चौथे पे आता है 7 जो कि स्टार्टिंग में भी है, चौथे पे आता है 7 जो कि स्टार्टिंग में यहां तो नहीं है। यहां अगर C की वैल्यू 7 हो या ना हो, मेरा तो आंसर यही आएगा। क्यों, मुझे पहला और चौथा सेम चाहिए था, पहला और चौथा सेम चाहिए। तरीका समझ आया दोस्तों। एग्जाम में जब आप, ये तो मैंने बोला है इसलिए आपको तरीका बड़ा लग रहा है, मैं बता दूं आपको, अगर इस पूरे 7317896 का आंसर आप निकालने लग गए तो एक्चुअली समय बर्बाद हो जाएगा। क्यों, आपको हर नंबर की जो वैल्यू है वो उसे चेक करनी पड़ेगी, बार बार चेक करते रहनी पड़ेगी। मैंने जो दे रखे थे विकल्प हमें, उन्हीं में से एलिमिनेशन कर लिया, जो बच गया वो मेरा उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, मैं पढ़ के भी सुना रहा हूं एक बार। आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान
जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जो लाइट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को हम लोग केमिकल में उसके अंदर जो है क्लोरोफिल में यानी ग्रीन कलर में कन्वर्ट करते हैं। पहली बात तो ठीक लग रहा है मुझे। कारण क्या है? फोटोसिंथेसिस से पौधों द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि ये इसका कारण बनेगा। बात ये बिल्कुल सही है, बात ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए और कथन आर, कारण आर दोनों ही सही हैं, सही होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसका कारण बने ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो ए सही है, वह आर भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ये मेरा उत्तर है। ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए आगे वाले प्रश्न में ले चलो, ध्यान से देखेगा। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लग रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहा है। हम पहले तो जो लिखा है वो लिख दें और माइनस की जगह लिख दें प्लस, क्योंकि यही ऊपर लिखा है। डिवाइड प्लस सॉरी डिवाइड, डिवाइड की जगह आता है हमारे पास गुना, तो ये हो गया साहब 27। प्लस, तो प्लस की जगह आता है भागित, यानी कि यहां आ गया 3, और गुणा का अर्थ है माइनस, यानी यहां आ गया 79। हमने क्या किया, जो भी ये लिखा था उसको पुनः अपनी कॉपी में नोट कर लिया, और नोट करने के बाद जो सही संकेत हैं, जो सही चिन्ह हैं, उन्हें हमने लगा दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले 3 का भाग 27 यानी ये 9 हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? और 7 9 63, यानी इधर आ गया 63, इधर आ गया जोड़, इधर आ गया 17, इधर आ गया 69 79। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 6 और 1 7 और 1 8, 80 में से अगर मैं 79 माइनस कर देता हूं, मेरे पास आता है ये। आप देख सकते हैं 63 और 17 को जोड़ा मैंने 80, 80 में से 79 माइनस करते ही हमारे पास एक ही तो बचता है। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं ये प्रश्न, बस हम करते नहीं है इन्हें। चलिए आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर, बहुत गौर से ध्यान से देखेगा दोस्तों। चाय हरी है और कॉफी भूरी है, बात को समझेगा। चाय हरी है, कॉफी भूरी है, दूध सफेद है, ये एक बात हो गई साहब। नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं, उनको चाय पसंद आती है, ठीक है ना। वे लोग जो सफेद पसंद करते हैं वे हरा पसंद नहीं करते, और कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं वे सफेद पसंद नहीं करते। यानी ये जो दूध है वो यहां पे आ गया, चाय है जो यहां पे आ गया, कॉफी है जो इधर आ गई, और इधर दूध आ गया। नगर में हरा अधिक पसंद है, लोकप्रिय है। देखिएगा बड़ा ही ट्रिकी प्रश्न दिया है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां चाय और कॉफी और दूध, इनको केवल एक ही चीज से जोड़ा गया है, वो उसका है रंग। और अगर मैं कहूं कि नगर के आधे लोगों को चाय पसंद है, तो सीधी सी बात है हरा लोकप्रिय हो गया, यानी लोगों में प्रिय तो हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम एक कॉफी पीने वाला जो चाय पसंद नहीं करता, जो कॉफी पीता है वो चाय पसंद नहीं करता, इसके बारे में ऐसा नहीं है। कॉफी पसंद वाला सफेद पसंद नहीं है, ऐसा दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो मेरा उत्तर आता है दोस्तों, केवल एक जो निष्कर्ष है उसका मेल होता है, दूसरा वाला निष्कर्ष अजीब सा है, मेल नहीं करवा सकते हम। लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आराम से चीजों को समझें तो मजा आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको दे रखा है PLATE का कोड जो है CYNGR दे रखा है, ठीक है ना। आपको शॉक का निकालना है साहब, तो आप एक बात समझिएगा कि सी के लिए पी आया है, अच्छा पी के लिए क्या आया ये अपने को मालूम नहीं है, तो शॉक का कोड निकाल ही लेते हैं फिर। चलिए
दोस्तों LMNOP यानी ये आता है 16 पे, ये आता है 13 पे, सॉरी 3 पे। दोस्तों L आता है JKL 12 पे, ये आता है 25 पर। दोस्तों A आता है 1 पर और ये आता है 14 पर। T आता है 20 पर और G आता है 7 पर। R आता है 18 पर और ये आता है 5 पर। गौर करें आप लोग दोस्तों, 16 का 3 डिफरेंस करें तो 13 आ रहा है, 12 और 25 में से डिफरेंस निकालें तो 13 आ रहा है, 14 और 1 का भी 13 आ रहा है, 20 और 7 का भी 13 आ रहा है, 8 और 5 18, मतलब 18 और 5 का भी अंतर जो है वो 13 ही आ रहा है। तो मिला के कुल हमको अंतर ही निकालना है। अगर बड़ी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू लिखनी है और छोटी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू लिखनी है। दोस्तों S आता है 19 पर। अगर इसमें से मैं 13 घटा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 13 घटाते ही 6 बचता है और 6 पे आता है F। तो मेरे पास जो उत्तर बच रहे हैं, देखना ध्यान से, मेरे पास जो उत्तर बच रहे हैं वो F से यही वाले हैं। आप देख सकते हैं ये तो F से शुरू ही नहीं हो रहे। अब बस दूसरे वाले से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये आता है 8 पे, इसमें 13 जोड़ देता हूं तो 8 और 13, 8 और 3 11 यानी हो जाता है 21। TU यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा ये। मुझे पूरा कोड निकालने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हमने जो विकल्प दे रखे थे, जो काम के नहीं थे वो हटा दिए, जो बच गए काम के बस उनसे हमारा उत्तर निकल आया। आप चेक ही करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं के से। मैं आखिरी को चेक कर रहा हूं, क्यों? यहाँ x है, यहाँ p है, अपने आप क्लियर हो जाएगी कहानी। दोस्तों k आता है 11 पे, अगर आपको याद हो, j और k, j 10 पे और k 11 पे। इसमें अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो बनता है ये 24 24, और 24 पे आता है x, आपको याद होगा अच्छे से। तो यहां ये कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया कि ये आंसर सही निकाला है। चलिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखें आप लोग, समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। दोस्तों LEMON का कोड दे रखा है दोस्तों PWOMN। अगर कोशिश करें दोस्तों तो वही काम पहले करके देख लेते हैं कि भाई L आता है हमारा, दोस्तों L आता है JKL 12 नंबर पे और P आता है 16 नंबर, E आता है 5 पे और W आता है आपका 23 23 पे। दोस्तों एक्चुअली 16 और 12 4 होते हैं और 23 का 5, यानी वो कनेक्शन तो मुझे नहीं लगता, मुश्किल है यहाँ पे। एक चीज और है, अल्फाबेट के लिए अगर अल्फाबेट दे रखा हो तो एक चीज और को समझना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे रिवर्स को समझें। अगर मैं कहूं ABC और उसके बाद आता है MNOP और XYZ, यानी यानी A का उल्टा Z होता है, B का Y, C का X, M का P, P का M, N का O, O का N। रिवर्स को निकालने का बेस्ट तरीका है दोस्तों, 27 में से x को माइनस कर दीजिए, उसका रिवर्स आ जाएगा। 27 में से a यानी 1 को माइनस करिए, 26 आता है। 27 में से 25 को माइनस करिए, b आता है क्योंकि वो 2 पे आता है। तो अगर मुझे किसी का उल्टा निकालना है, मेरी बात को समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बात मैंने बताई है। अगर आपको किसी भी अक्षर यानी अल्फाबेट का रिवर्स का मतलब क्या है, मैं और डिटेल में समझा दूं। अगर मैं ABCD उल्टे से शुरू करता तो सबसे पहला लेटर क्या आता है, Z। शुरुआत से शुरू करता तो सबसे पहला लेटर क्या आता है, A, यानी A का उल्टा क्या हो गया, Z हो गया। अगर मैं उल्टे से शुरू करता तो दूसरे नंबर पे आता Y, और अगर मैं शुरुआत से शुरू करता तो दूसरे पे आता B, यानी B भी 2 पे आता है और पीछे से 2 पे आता है Y। तो वो दोनों एक दूसरे के उल्टे यानी विपरीत यानी रिवर्स हो गए। किसी का भी रिवर्स निकालना है तो आप 27 का उल्टा कर दें। दोस्तों 27 में से माइनस कर दें, मेरा कहना है। अब एक काम करते हैं, पहले तो इनकी वैल्यू लिख दूं, ये 12 है, 5 है, 13 है,
15 है और 14 है। इनका रिवर्स चेक करते हैं हम लोग और उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करते हैं। अगर मैं 27 में से 12 गए, मेरी बात को सुनिएगा, 27 में से 12 गए तो मेरे पास बचता है 15। 27 में से 5 गए तो मेरे पास बचता है 22। 27 में से 13 गए, ध्यान से देखना, तो मेरा बचता है 14। 27 में से 15 ही चले गए तो बचते हैं 12 और 27 में से 14 गए तो बचते हैं 13। इनकी वैल्यू नोट कर लें दोस्तों। P की होती है 16, W की होती है 23, O की वैल्यू है 15, M की है दोस्तों 13 और ये है 14। आप नोट कर पा रहे हैं जो भी इनका रिवर्स आ रहा है उसमें एक जोड़ के आंसर आ रहा है, जो भी इनका रिवर्स आ रहा है उसमें एक जोड़ के ये आंसर आ रहा है, जो भी रिवर्स एक जोड़ा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, बहुत सिंपल सा काम करना, हमें निकालनी है शर्ट की वैल्यू, यही करना है दोस्तों। तो मैं इसमें पूरा आंसर नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एस को लिखूंगा। एस दोस्तों आता है 19 नंबर पे, आपको ध्यान होगा 19 नंबर का उल्टा अगर मुझे निकालना है तो 27 में से 19 को माइनस करना पड़ेगा। वापस सुनिए, 27 मेरे में जो दे रखे हैं उसमें से अगर 19 बात करूं, हटाना है, तो दोस्तों आता है मेरे पास 8। 8 में एक जोड़ता हूं अगर तो बनता है मेरा 9 और 9 पे आता है आई, तो मुझे यह लगता है कि बाकी सारे तो गलत ही हो जाएंगे। फिर भी मेरा एक कार्य है दोस्तों, मैं डबल चेक जरूर करता हूं। मेरे पास आया है एच, दोस्तों एच आता है 8 पर। अगर आपको ध्यान हो तो 27 में से अगर 8 माइनस करता हूं तो बचता है 19 और 19 में अगर एक जोड़ता हूं तो बचता है 20 और 20 का होता है दोस्तों टी, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, किसी में सेकंड पे भी टी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। कुल मिला के मेरा आंसर जो है वो समझाया मैंने आपको। जो हमारा कोड दे रखा है उसका विपरीत यानी रिवर्स कोड निकालें और उसमें एक जोड़ दें। चलिए दोस्तों आगे लिए चलता हूं बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से। आपको देखना है कि आपको एक श्रेणी दे रखी है 3, 4, 6, 8, 12 प्रश्नवाचक 18। जरा यहां अगर हम देखें तो इनका गैप आ रहा है 2 का, इनका सॉरी इनका गैप आ रहा है 1 का, इनका 2 का, इनका 2 का, यहां पे 4 का, और कुछ सेट ही नहीं हो पा रहा है। 1 2 2 4 कैसे करेंगे, तो ऐसे तो नहीं करेंगे, हम मिटा देते हैं इसे, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। जरा देखें कि 3 का दुगना 6 और 6 का दुगना 12, ऐसा कुछ अगर चलता है, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना कुछ यहां पे आ जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं कि 12 का दुगना 18 होता है? नहीं होता है। आपने देखा कि 3 का दुगना 6 का भी दुगना, लेकिन 12 का दुगना नहीं है, तो फिर ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठेगा। दोस्तों दुगना करने के बाद भी ये बात नहीं बैठती है, तो कुछ और दिमाग लगाया जाए। जरा यहां से इसे मिटाते हैं और एक बार कनेक्शन देखते हैं दोस्तों। अगर ऐसे समझा जाए, ध्यान से देखेगा, तो 3 और 4 में एक्चुअली 3 का दुगना 6 माइनस 2 यानी इंटू 2 करके -2 कर रहा हूं। क्या ऐसा ही आगे हो रहा है, जरा चेक करें आप। 4 का दुगना 8 माइनस यानी अगेन वही इंटू 2 और फिर -2 करा अपन ने। अब अगर मैं आगे देखूं तो इन तीनों में भी वही समानता नजर कहीं ना कहीं तो आनी चाहिए। 6 का दुगना 12 अगर मैं करता हूं तो इस बार माइनस का 4 करना पड़ रहा है। ध्यान से देखेगा, 6 का दुगना 12, 12 माइनस 4, क्या ऐसा ही हो रहा है 8 के साथ भी? अगर आप ध्यान से देखें तो 8 दूना 16 और 16 माइनस 4, यानी दोस्तों इस तरीके से घटना चल रही है हमारी कि 3-3 के जो जोड़े बन रहे हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको इंटू 2 -2 किया अपन ने इन दोनों के बीच में, फिर हमने इंटू 2 -4 किया। अब ये देखना पड़ेगा कि इंटू 2 में माइनस क्या करेंगे तब हमारा काम बैठेगा।
तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका 12 का दुगना करते हैं 24। 24 से एक संख्या ऐसी लानी पड़ेगी जो 18 में भी सेट हो जाए। तो आप ये देखिएगा कि 18 को सेट करना है, 18 को लेकर आना है मुझे, तो मुझे कुछ ना कुछ इसका दुगना करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा देखूं कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल 12 तो आ नहीं सकता, अभी हमारी संख्याएं जो चल रही हैं वो यूं समझ लें तो वैसे चल रही हैं। अगर मैं यहां पे एक बार 14 को रख के ट्राई करूं, क्योंकि 13 में तो जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो विषम संख्या आ जाएगी जो हमारे सेट नहीं हो पाएगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे विषम संख्या आ जाएगी, तो 14 को एक बार ट्राई करके देखते हैं। 14 को जब मैं ट्राई करूंगा तो 24 में से 10 घटाएंगे तब होगा। अब क्या ऐसा ही कुछ है, 14 दूनी होता है 28 और 28 में से 10 गया तो 18, यानी 14 सेट हो जाता। अगर 14 नहीं होता तो एक बार 16 रख के ट्राई करते, क्योंकि उसके बाद तो 18 ही आना था। तो 14 या 16 मुझे डाउटफुल था। 14 या 16 में से एक्चुअल आंसर क्या आया दोस्तों, 16। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7 छात्र एक कतार में अव्यवस्थित अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, मतलब एबीसीडी के अकॉर्डिंग नहीं है। टी के बाएं को दूसरा और वाई के बाएं से पांचवा आई है। यहां हमने आई लिखा, ये टी के बाएं को दूसरा है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान को मेरी बात को। टी के बाएं पहला और दूसरा वाई है, आई है। वाई के बाएं पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। अब आप सोचेंगे वाई इधर क्यों लिखा, अरे भाई वाई से पांचवा बाएं जाएंगे, वाई से बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवे पे आई आएगा। और ऐसा ही टी के साथ किया कि टी के बाएं चलना है, टी के बाएं चलना है तो आई के दाएं चले हम, वाई के बाएं चलना था आई के दाएं चले हम। एस के दाएं को तीसरे आर है, मेरी बात को समझिएगा कि एस का दायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरे आर है, और आर के तुरंत बाएं ओ है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, यहां पे आर के तुरंत बाएं 2 ओ है, और ये वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है ना। वापस देखिए, एस के दाएं तीसरा आर आ गया और आर के तुरंत बाएं ओ आ गया। दाएं सिरे पर वाई है, यानी ये हमारा एंडिंग है। 7 लोग हैं, 3 और 3 6, और ये 7वां आ जाएगा। अब जरा सोचिए कि मैं ये वैल्यू कहां लगा पाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, एस खाली जगह ओ आर, एस खाली जगह ओ आर नहीं बैठेगा, एस खाली जगह ओ आर, यही एकमात्र जगह है जहां एस खाली जगह ओ आर बैठेंगे। इनमें से कौन सा अक्षर रह गया है, एच। इतिहास बन गया, देखिए हिस्ट्री यहां पे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अधिकतम एक व्यक्ति डैश के बीच खड़ा ही खड़ा है, एच और आर के बीच में तो बहुत सारे लोग हैं, टी और वाई के बीच में 2 लोग हैं, ओ और एस दोस्तों, ओ और एस के बीच में अधिकतम एक ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बाएं सिरे से कौन खड़ा है, बाएं सिरे पे एच खड़ा है। कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, लीजिए साहब, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत दाईं ओर कौन खड़ा है, तुरंत दाईं ओर ओ है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आपने देखा दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल भरी नहीं थी, आपने 2 लाइनों को बनाया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े हम। आपको देखना है यहां पे गिद्ध, पतंग, चमगादड़ और उल्लू। देखिए सभी रात्रि में उड़ने वाले हैं, जरूरी नहीं दोस्तों, गिद्ध तो कभी भी उड़ सकता है और पतंग तो आप दिन में ही उड़ाएंगे। सभी स्तनधारी हैं वो दोस्तों, पतंग तो इंसान ही नहीं है, जीव ही नहीं है, जंतु ही नहीं है, स्तनधारी कैसे होगा। सभी उड़ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, कोई समानता की बात ही नहीं है दोस्तों, सभी उड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए आगे देखें हम। आपको दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेगा, मुझे अगली वैल्यू निकालनी है। अगर मैं देखूं बी के बाद एफ आने के लिए, बी ए बी सी डी और ई 3 आ रहे हैं, और इधर मैं एक बार चेक करूं एन से आर आने में कितना टाइम लग रहा है, एन ओ पी और क्यू आ रहा है। अगर मैं आर से वी चलूं
यू वी और डब्ल्यू आर, सॉरी एस टी और यू वी आ रहा है। यानी हमने देखा कि पहले वाले में 3 और जोड़ दो, चौथा आ जाएगा एफ जी एच आई, तो यहां पे आ जाएगा जे। तो मेरा वह उत्तर होगा जो जे से शुरू होगा। मजे की बात देखिए दोस्तों, जे से केवल यही है, मजे की बात है। अब दूसरी बात, एक काम करते हैं, कंफर्म करने के लिए एक और देख लेते हैं, मतलब दूसरा देखें तीसरा देखें जो भी आप कहें, एक और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा उत्तर। ध्यान से देखेगा, सी डी ई और एफ, ध्यान से मैं यहां बनाता हूं उसे वापस से, डी ई और एफ, जी आ गया, जी के बाद एच आई जे, के आना चाहिए, के आया है। चेक करते हैं, के एल एम एन ओ आना चाहिए, ओ पी क्यू आर एस आना चाहिए, एस टी यू वी डब्ल्यू आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भारी खेल है, बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है। अब तो आंसर भी आ गया है हमारे पास। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, एक थैले में 2 सफेद 3 काली 4 लाल और 6 हरी गेंदें हैं, ठीक है। थैले में से अव्यवस्थित रूप से 2 गेंदों का चयन किया। काली गेंद, दोस्तों काली गेंद लाने का हमारा जो संभावना है, दोस्तों आपको याद होगा संभावना पढ़ा था आपने, काली है कितनी, काली 3 है साहब। कुल है कितनी, जरा देखो, 3 2 5 और 4 9 और 6 15, 3/15 इसकी संभावना है। 3/15 को मैं 1/5 लिख सकता हूं, यानी कि मेरा पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है साहब। लाल गेंद आने की संभावना, लाल कितनी है साहब, 4, कुल तो 15 की 15 ही रहेंगी, 4/15 है। यहां कितना दे रखा है, 6/15 नहीं चलेगा, इसका आंसर गलत है। यानी निष्कर्ष जो पहला है वही एकमात्र सही है। आगे देखें दोस्तों, हम बहुत ध्यान से देखेगा, ये जो प्रश्न हम करने वाले हैं, आपको दे रखा है कि जो भी ये त्रिभुज यानी त्रिकोण में है, ये सारे के सारे टेनिस प्लेयर हैं। जो ये आयत है रेक्टेंगल, ये हॉकी प्लेयर्स हैं। और जो ये गोलाकार है, ये सारे के सारे चेस यानी शतरंज के खिलाड़ी हैं। वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं। एक सेकेंड, आप देखिए, शतरंज है गोला, टेनिस है त्रिकोण, यानी दोनों खेलने वाले, दोनों खेलने वाले तो ये लोग हैं शायद, क्योंकि इसके बाहर नहीं होगा और उसके अंदर नहीं होगा। उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले, तो एक काम करते हैं, पहले शतरंज व टेनिस, अगर ध्यान से देखूं मैं, शतरंज व टेनिस खेलने वाले, जरा एक बार देखें, 11 और 10, लिख देता हूं, 11 आ गए, 10 आ गए और 14 आ गए, कुल मिला के 35 है इसका आंसर। अब कहा गया है शतरंज नहीं खेलने वाले, दोस्तों ध्यान से देखेगा, शतरंज है हमारा ये गोला, इस गोले के बाहर कौन कौन है, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 20 35, ये लोग भी 35 हैं। जरा आप देखिएगा, इन दोनों का अंतर तो है ही नहीं, यह एक समान है, बिल्कुल आपने सही पहचाना, एक समान है साहब। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, ध्यान से देखा जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। ध्यान से देखिएगा, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनका शतरंज के खिलाड़ियों से क्या अनुपात है। हॉकी के खिलाड़ी, सबसे पहले तो हॉकी के कुल खिलाड़ी निकाले साहब, 5 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 10 के साथ, 15 के साथ, 20, जरा इनको जोड़ें, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 55, इसको यहां से मिटा देना चाहिए मुझे, 55 खिलाड़ी हैं, अनुपात निकालना है हॉकी का, तो 55 तो खिलाड़ी हॉकी के हो गए। और शतरंज के खिलाड़ी, दोस्तों शतरंज आपका है गोलाकार, तो गोलाकार है तो 2 3 13 12 11 10 14, 14 के बाद गोला के अंदर है दोस्तों 4 15 और 6, देखिएगा
2 और 3 5 हो गए दोस्तों, 5 और 15 20 हो गए दोस्तों, 20 और 10 30 हो गए, 30 और 25 55 हो गए, 55 और 10 65 65 हो गए, 65 और 25 दोस्तों 90 हो गए। तो 55/90 मेरा उत्तर आया। अब 55/90 तो आंसर में नहीं है, 5 से अगर मैं भागित करूं तो ये 11 आएगा और ये 18 आ जाएगा। 11/18 कोई आंसर है क्या? ये लीजिए साहब 11/18, ये भी आंसर आ गया। आखिरी सवाल इस पेपर का दोस्तों, वे टेनिस के खिलाड़ी, वो सारे टेनिस के खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं, वो लोग जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, ऐसे टेनिस के खिलाड़ी क्या हैं? आप देखिए जरा, टेनिस यानी ये है, आप देख पा रहे हैं, और हॉकी ये है। तो ऐसे टेनिस के खिलाड़ी जो हॉकी नहीं खेलते, 11 14 5 5 5 और 5 10, 10 और 25 हो गए 35। जरा देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है। यही हमारा उत्तर होना चाहिए। तो दोस्तों यहां एक और प्रश्न पत्र हल कर दिया गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल एक प्रश्न आपको दे रखा है, 7 5 1 6। आपको दे रखा है कि अगर A की जो मूल्य है वो क्रॉस है, B का डिवाइड है जो कि यहां नहीं है, और C की वैल्यू जो है वो प्लस है। जरा देखें, इसमें जब डिवाइड पहले होता है, आपको ध्यान होगा एक फॉर्मूला होता है हमारा बॉड मास। अगर मैं बॉड मास को फॉलो करूं तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड यानी भाग पहले देना है, भाग पहले देना यानी ये 1/6 हो गया, ये जोड़ यहां पे रह गया, 7 × 5 हो गया आपका 35, 35 सहित 1/6, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान। मुझे लगता है मुश्किल से कोई 40-50 सेकंड मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा लग सकता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ले चलूं मैं। आपको दे रखा है अल्फा की अगर वैल्यू 36 है, बीटा की 26 है, तो डेल्टा की कितनी होगी? जरा एक बार, चूंकि ये देखिए एक चीज समझिएगा, जब आपको इनकी वैल्यू संख्या में दे रखी हो, संख्या में दे रखी हो, तो आपको सबसे पहले इनके संख्यात्मक जो मूल्य है वो लिख देने चाहिए। आपको याद होगा मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, सबसे बढ़िया तरीका है ईजोटी। 5 10 15 20 25 मैं यहां लिख रहा हूं, आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, 1 आ जाएगी, एल तो जे के एल 10 11 12, इसको एक बार जोड़ते हुए चलें तो ठीक रहेगा। ओ पी यानी कि 16, एच यानी कि 8 और 1, जरा इनको एक बार ऐड करते हैं हम लोग, 1 और 1 2, 8 और 2 10, 10 और 12 हो गए आपके 22, 22 और 16 हो गए 38। मेरी वैल्यू आई 38 और जबकि यहाँ है 36, शायद -2 कर रहा होगा। बीटा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। बीटा का बी का 2 हो गया, ई का 5 हो गया, टी का 20 हो गया, 1 हो गया। तो 20 और 5 25 और 1 26 और 2 28। आप समझ गए होंगे कि हम क्या चाह रहे हैं। जो भी इनकी संख्यात्मक मूल्य आ रहा है उनको आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूं तो डी की 4, ई की 5, एल की 12, टी 20, ए का 1। जरा चेक करिएगा, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 20 आपके हो गए 40, 40 और 12 42, 42 में से 2 घटा दीजिए, आपके 40 इसका उत्तर आ गया। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमें करना है। एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से आपको ट्रायल करना पड़ेगा। पहले यहां पे देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू एक्चुअली 36 कैसे आ रही है। अगला प्रश्न लिए चलते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है, देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा, COW/CW की जो संख्या है वो 13 आ रही है।
आपको पूछा है कि COW का मान क्या होगा, मतलब आपको इसका मान बताना है। अब इसका मान अगर बताना है, जरा सोचिएगा, C और W क्या सेम हो सकते हैं? अगर होते तो फिर वो C और W नहीं होते, C और C ही होते। बात को समझिएगा कि अगर पहली और आखिरी संख्या सेम है, वही है, तो फिर ये भी C है और ये भी C है, C और W तो नहीं हो सकते। अब आपके पास बचता है 195 और 387। तो अगर आप देखें 195/15, C और W नीचे लिख दिया, C और W ऊपर लिख दिया, या फिर एक आंसर बचता हमारे पास 387/37, C और W नीचे लिख लिया मैंने। या तो इसकी वैल्यू 13 आ जाए या इसकी वैल्यू 13 आ जाए। 15 एकम 15, 4 45, 15 एकम 15, 4 का 45, 15 तिया 45, यानी कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो सही है। 195/15 जो है वो आपका 13 हो जाएगा। तो आपको COW की वैल्यू जो है 195 हो जाएगी। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों श्रेणियों में आएगी? जरा देखें आप, ये एक श्रृंखला है, देख पा रहे होंगे आप, 1 4 9 ये श्रृंखला है हमारी। 1 8 27 ये भी श्रृंखला है हमारी। आपको पता है 1 4 9 यानी स्क्वायर है, सारे के सारे वर्ग हैं, और 1 8 27 जो है सारे के सारे घन है, यानी कि क्यूब है। अब जरा देखिए, 42 ना तो स्क्वायर होता है ना क्यूब होता है। 36 स्क्वायर होता है क्यूब नहीं होता। 64 8 का तो स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है। तो आपने यहां पे देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमने आंसर किया। लीजिए चलें आप अगले प्रश्न में। आपको देखना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, प्रश्न चिन्ह, उसकी जगह क्या आएगा। हम यहां देखें जरा, 12 से 20 में 8 की वैल्यू है, 20 से 30 में 10 की वैल्यू है, 30 से 42 में 12 की वैल्यू है। आप समझ रहे होंगे 12 है, 10 है, 8 है, तो 6 और 4 होना चाहिए। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6। मेरी बात को समझ रहे हैं? 2 के साथ 4 जोड़े 6 आया, यहाँ 6 लगेगा। 6 के साथ 6 जोड़ा 12 आया, 12 के साथ 8 जोड़ा 20 आया, 20 के साथ 10 आया। सिंपल है। देखिएगा आराम से, कोशिश करिएगा समझने की। हमारे पास B है जिसकी संख्या वैल्यू 2 होती है, D है जिसकी संख्यात्मक वैल्यू 4 होती है, H है जिसकी वैल्यू 8 होती है, N है जिसकी वैल्यू 14 होती है, और हमें अगला निकालना है। एक बार इस कैलकुलेशन से जो नीचे दे रखा है उससे दिमाग लगाया जाए तो इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें अगर हम देखें तो 8 और 14 में 6 का अंतर है, 2 4 6। अगर मैं 8 का अंतर लेके चलूं तो 14 और 8 हो जाते हैं 22, और 22 पे आता है आपका V, 22 पे V आता है। आपने देखा हमने कुछ भी नहीं किया, जो ये BDHN लिखे थे उनके बीच का अंतर देख लिया हमने, अंतर जो है वो बराबर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, E का संबंध BH से है। अब जरा सोचिए कि BH से संबंध कैसे हो सकता है। पहली बात, E जो है ना वो B के तो बाद आता है और H से पहले आता है। अगर मेरी बात को समझ रहे हैं आप, E जो है B के बाद आता है और H से पहले आता है, यानी संबंध अगर बनाएंगे तो E को बीच में रखेंगे। अब अगर मैं देखूं ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 8 है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी 3 3 का अंतर है। यानी n में 3 कम कर दीजिए, n में 3 ज्यादा कर दीजिए। n होता है 14 पे, यानी 11 चाहिए, 14 और 3 17 चाहिए। ये अगर चाहिए तो आप याद करिए ई जो, तो जे के तो इधर आ जाएगा और ओ पी क्यू इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा के क्यू। बात आप समझे या नहीं, मैं वापस समझा देता हूं। हमें कहा गया था, थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश करता हूं, कि बी और एच के
का संबंध ई से है, यानी ये जो ई है ना, ये बी से तो 3 जोड़ने के बाद आता है और एच से 3 घटाने के बाद आता है। यानी ई में से अगर 3 घटाएं, ई 5 पे है, 5 में से 3 घटाएं तो 2 यानी बी आता है। 5 में 3 जोड़ें तो 8 यानी कि एच आता है। ठीक उसी प्रकार से एन यानी कि 14, 3 घटाएं तो 11 और 11 पे जे के आता है। 14 में 3 जोड़ें 17, 17 यानी कि 15, 16, 17 क्यू आता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? के क्यू हो गई। शायद इस बार थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए आप, आपको इसी तरह का प्रश्न इसी पेपर में अभी थोड़ी देर पहले आया था। 32 है, 4 है, 7 है और 5 है। जरा देखें एक एक की वैल्यू। ये तो हो गया भाग, और ये हो गया गुणा, और ये हो गया जोड़। ये जो आपको दे रखा है इसको लिखकर कॉपी में करना ही इसका सबसे सही हल का तरीका है। सबसे सही तरीका यही है। क्यों? क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली गणितीय कौन सी फॉर्मूला लगाना है हमें। ठीक है ना? तो आप देखिए जरा, 32 को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो 8 चौक 32, 8 आ जाता है। आठों साथी 56, 56 और 5 61। ये लीजिए साहब 61 इसकी वैल्यू आ गई। आठों साथी 56, 56 और 5 61। तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि क्या तरीका हो सकता है इस पेपर का। चलिए बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से हम एक एक प्रश्न को लेते जा रहे हैं। देखें एक बार, अगर सन की वैल्यू 108 और मून की वैल्यू 114 है तो स्टार की वैल्यू क्या होगा? यही तो प्रश्न पूछा है। जरा एक बार देखें, वही तरीका आपको याद होगा ईजोटी। तो अगर एस होता है मेरा 19 पे, यू टी यू ये होता है 21 पे, ये होता है 14 पे। जरा ध्यान से देखें तो हमारे पास जो संख्या जोड़ के आ रही है वो तो 21 और 19 तो हो गए 40, और ये हो गए 54। तो इसकी वैल्यू तो 54 आ रही है, जबकि हमारे पास 108 है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, 54 का दुगना 108 होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर 54 का दुगना 108 होता है तो अगर मैं यहां पे आधा करूं तो 57 आनी चाहिए वैल्यू। 57 दूनी 114। अगर इस बात को माने तो m की वैल्यू 13 और n की वैल्यू 14, ओ 15 और 15। जरा इनको जोड़ें एक बार। 15 15 30, 30 और 10 40 और 10 50, 50 और 7 57। 57 का दुगना 114, यानी ये भी बात सही है। तो अब मेरे को स्टार की जो भी वैल्यू आ रही है, कैसे? टी आता है 20 पे, एस आता है 19 पे, उसके बाद ए आता है 1 पे और आर आता है 18 पे। जरा इनको एक बार जोड़े। 20 और 20 40, 50, 58। 58 का दुगना करेंगे तो 116 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे जहां इनको संख्या में बदल दिया जाता है एबीसीडी को, वहां ईजोटी का प्रयोग जरूर करेंगे। कभी गुणा होगा, कभी भाग होगा, कभी जोड़ होगा, कभी जोड़ने के बाद 2 और जोड़ने होंगे। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। कार जैसे मोटर वाहन की वजह से प्रदूषण में काफी गुना बढ़ोतरी हो गई, मतलब बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ गया है। कार जैसे जो मोटर व्हीकल होते हैं वो प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि इससे प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण से श्वास के रोग बढ़ रहे हैं। यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते। कार, और पहली बात तो कार जैसे मोटर वाहन, और उसके बाद भी कई गुना बढ़ गया, यानी पहले भी था। क्या ये बात समझ आ रही है? डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। अरे भाई, प्रदूषण के कारण श्वास के रोग बढ़ रहे हैं, सभी रोगी डॉक्टर तक जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो यहां पे मेरा मानना है दोनों ही अनुसरण, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता। चलिए ये आ गया हमारा सिलोजिज्म, न्याय निगमन। कुछ बच्चे होशियार हैं, बढ़िया, अच्छी बात है साहब, होशियार होने ही चाहिए। कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं,
अब आपको कहा है कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, ऐसा अभी तो नहीं कहा जा सकता। कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही निष्कर्ष जो हैं अनुसरण नहीं करते, कोई अनुसरण नहीं करता। चलिए एक और बड़ा प्यारा सा प्रश्न आया है, मुझे लगता है 10-15 सेकंड में इसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। आपको दे रखा है ये 52 है और ये 43 है, यानी कि आपको जब इसकी वैल्यू निकालनी, ध्यान से देखेगा, इसको कॉपी में कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। हैश की वैल्यू है 3, त्रिकोण की वैल्यू है 5 और इस वर्ग की वैल्यू है 4। तो 3 5 4 इसका उत्तर हो गया। अब बताओ जरा, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कॉपी में, आप तो देखिए कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखा हैश, हैश आया है 3, इसी से क्लियर हो गया कि ये तो आंसर होंगे ही नहीं। शुरुआत मेरी 3 से होनी चाहिए थी और 3 तो किसी की शुरुआत में है ही नहीं। तो आगे बढ़ा जाए। भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमन किया गया जाना चाहिए, मतलब रेगुलेटरी विनियमन को कहते हैं, नियम आदि लगाने चाहिए। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है। वो ये कह रहा है कि स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, उनके लिए क्यों नहीं है इसका मालूम नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, आवश्यक तो है, करवाते नहीं होंगे या नियमन नहीं होगा, या उन्होंने कहा है कि केवल विनियमन की जरूरत है, अभी विनियमित किया नहीं गया। तो दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो अभी अनुसरण नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भाई 3 का 27 तो 5 का कितना, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, काम खत्म ही हो गया भाई। ध्यान से देखेगा, सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा मैं आज जा रही हूं, वो आज जा रही है, परसों शुक्रवार है, ये आज है, ये कल है और ये परसों शुक्रवार है, परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंच जाएगी। तो आपसे पूछा है कि इस बातचीत में कल कौन सा दिन है, बातचीत में कल तो ये वाला दिन है, ये शुक्र है तो ये गुरु होगा और आज बुध होगा, अपने को बुध नहीं चाहिए, कल कौन सा दिन है, वो तो गुरुवार का दिन है। कई सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, कौन सा दिन है, वो बुधवार लग देते हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि आज का, आपने ये शब्द नहीं पढ़ा तो गलती कर देंगे। बिल्ली अगर चूहे से लड़ती है तो सांप जो है नेवले से लड़ता है, बस इतना ही। तो मुश्किल से 5-7 सेकंड देखा आपने, कर लिया। मुझे लगता है बहुत ज्यादा भारी रीजनिंग तो नहीं आती है आपके एग्जाम में, आपको किस तरीके से इसे त्वरित यानी फास्ट करना है वो समझना है। देखेगा 41 की वैल्यू तो हो जाएगी 82 और जोड़ हो जाएगा घटाओ, 34 की वैल्यू हो जाएगी 6 और 8 और 13 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 6। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप एक बात देखें पहले कि 82 में से 68 और 68 में से 26 घटाते हैं अपन, तो ये मैंने रखा 82, ये मैंने रखा 68, 12 में से 8 गए 4, 8 का हो गया 7, 14 और 14 में से जब 26 जाएंगे तो एक्चुअली 26 में से 14 जाते हैं 12, 12 माइनस का आ जाएगा, ये लीजिए साहब माइनस का 12। बहुत सिंपल तरीका था। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आपको दे रखा है बिंदु लड़कियों की पंक्ति में ठीक बीच में खड़ी है, आप देख सकते हैं ये ठीक बीच में बिंदु है भाई। चलिए साहब, बिंदु के बाएं आशा छठी है, दाएं 16वीं ऋतु है। अब चूंकि ये ऋतु के बाद लोग हैं या नहीं है, हमने अभी इसको एकदम कॉर्नर पे मान लिया है। देखते हैं और कुछ प्रश्न में एक्स्ट्रा दे रखा है क्या। पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है, देखिए यहां ये 16वीं है और यहां ये छठी है। बात को समझिएगा, अगर ऋतु को ही फाइनल माना जाए तो 16 लोग ये हो गए और 17वां पे बिंदु है, तो इसका आंसर आ जाएगा 17, दोनों तरफ से 17 होगी। पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या सोचिए जरा, 16 इधर हो गए, 16 इधर हो गए, 16 दूनी 32 और एक बिंदु हो गई 33, तो इसका आंसर आ जाएगा 33। पंक्ति में आशा की स्थिति क्या है,
तो आशा की स्थिति देखिएगा 16 ये हो गए और 17 के बाद छठे नंबर पे है, यानी 17 और 6 अगर आपको करने हैं तो 23। 16 ये लोग हो गए और 17वीं बिंदु हो गई। ओके, इधर से तो ये हो गई 23 नंबर पे, लेकिन ये ऑप्शन दे नहीं रखा है। अब टोटल कितने लोग थे जरा देखिए आप, टोटल आपने लोग थे 33 में से 23 अगर आप घटा देते हैं तो होते हैं 10, इसमें एक जोड़ लीजिए 11। देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, मैंने 11 कैसे लाया। हमको दे रखा था प्रश्न में कि पंक्ति में इसकी संख्या क्या है, ये मुझे मालूम है छठी संख्या पे है, ये यहां से 16 पे है। अगर मैं देखूं 16 तो ये लोग हो गए, 17 नंबर पे बिंदु हो गई, और 17 से 6 अगर मैं जोड़ता हूं तो हो जाती है 23, यानी इस जगह से 23 हो जाती है। अब 23 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, पंक्ति में आशा की स्थिति बाएं और दाएं से तो पूछी नहीं है, 23 ऑप्शन में नहीं, तो हम एक काम करते हैं बाएं से निकाल लेते हैं। टोटल जो लोग आए थे वो आपको आए थे 33 लोग, क्योंकि ये बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है, तो इधर अगर 16 होंगे तो इधर भी 16 होंगे और बीच में एक और होगी। 33 में से 23 तो इधर के घटा लिए और एक जोड़ दिया, 33 और एक 34, 34 माइनस जो हमारे 13 अगर हम करते हैं तो बाईं छोर से 11 हो जाता। तो यहां हमारा एक और बिल्कुल खत्म हो जाता है पूरा के पूरा पेपर। ध्यान से देखेगा इस क्वेश्चन को, यहां पे जो प्रश्न में दे रखा है पुरुष प्रतिभागी जो हैं उनकी संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है। मेरी बात को समझेगा कि कुल जितने भी प्रतिभागी होंगे उनकी आधी जो है वो पुरुष प्रतिभागियों की है। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं, अभिनय का जो क्षेत्र है पूरा उसमें केवल जो है वो पुरुष हैं, यानी यहां पे केवल पुरुष हैं, और यहां पे जिस जो आधे होंगे मतलब 180 बटा 9 2 और 284 बटा 2 ये जो है महिलाओं की संख्या हो जाएंगी। अब कुल संख्या पूछी है महिला प्रतिभागियों की, तो बात को समझिएगा, महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या अगर पूछी है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कुल मेरे पास 180 प्रतिभागी हैं गायन क्षेत्र में और कुल नृत्य क्षेत्र में 284 है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ के अगर भाग दे दूं 2 से, तो अगर इसको देखा जाए तो 4 8 और 8 16 का 6 और 1 आगे गया तो 464 बटा जब 2 करता हूं तो हो जाएगा 232। तो हमारे पास जो कुल संख्या आ रही है वो 232 रहेगी, इसका ध्यान रखेंगे विशेष आप। चलिए इसे मैं मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या 81 नंबर में देखिएगा, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। देखिए अभिनय में तो कुल ही 96 हैं, इसका जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तब जाके कुछ बात बनेगी। यानी आप देख सकते हैं केरल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा संख्या है, तो पुरुष की उनकी आधी होगी तो वैसे भी ज्यादा होगी, यानी पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या जो है केरल राज्य में है। इसका आंसर केरल है, इसका उत्तर 232 है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है। अब आपको पुरुष की कुल संख्या निकालनी है। देखिए इधर तो हमने देखा 232 पुरुष हैं और 232 ही महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि कुल प्रतिभागियों की आधी जो है वो पुरुष प्रतिभागी की संख्या है। तो पुरुष प्रतिभागी यहां तो आधे हो गए, और अभिनय क्षेत्र में पुरुष ही हैं, यानी 232 के साथ अगर मैं 96 ऐड कर लेता हूं, 6 और 2 8 हो जाते हैं, 9 और 3 12 हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है 328। आप देखेंगे 328 जो है कुल पुरुष प्रतिभागियों की संख्या है। तो यहां पे हमने देखा किस तरीके से इस प्रश्न को करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको कहा गया है
जो अकाउंट शब्द है उसका अगर कोड करते हैं तो होता है दोस्तों NPPBHAG। अगर आप इस बात को समझें तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ आना चाहिए कि 2 बार C है तो 2 बार P है, यानी मेरा एक जो अक्षर है उससे दूसरा अक्षर सीधा जुड़ा हुआ है, इसमें कोई चीज आगे बढ़ने की बात नहीं है। ऐसे अगर देखें तो A आता है 1 पर और N आता है 14 पर, जिसका जो अंतर अगर मैं कहूं तो 13 है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं समझूं, C आता है 3 पर, 3 नंबर पर, और P आता है 16 पर, तो आप देख सकते हैं इनका भी अंतर कितना है, 13 का ही है। ठीक है, सब प्रकार से इधर भी होगा। अच्छा, इधर अगर मैं बोलूं आपको E जो T अगर आपको याद हो तो O आता है 15 पर और ये आता है 2 पर। वैसे देखा जाए तो 15 और 2 का डिफरेंस फिर से 3 आता है। तो जो संख्या 13 से बड़ी है तो उसकी उल्टी संख्या यानी 13 से घटा दें हम, और जो संख्या छोटी है उसमें 13 जोड़ दें हम, क्योंकि इसमें अगर 13 जोड़ेंगे तो ये आगे की तरफ पहुंच के वापस आएगा तो इधर ही। अगर मुझे कहा जा रहा है ऑनलाइन के लिए, देखिएगा दोस्तों, ऑनलाइन के लिए अगर मुझे कहा जा रहा है कि आपको ढूंढना है कोड, तो मैं समझता हूं O के लिए तो B आ ही जाएगा, तो मेरे ये ऑप्शन दोनों क्रॉस हो जाएंगे। मैं यहां पे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं सीधा आंसर नहीं ढूंढने वाला हूं। मुझे अगर कोड समझ में आ गया है, एक तरीका क्या है, इसका पूरा कोड निकालिए और अपना समय बर्बाद करिए। मैं कभी भी मेरे विद्यार्थियों को समय बर्बाद करने का सलाह ही नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, उसको समझिए। मुझे पता चल गया है कि इन सभी के कोड यहां पे फिक्स हो चुके हैं। जब ये निश्चित हो चुके हैं तो ऑनलाइन के भी उन्हीं के अनुसार हो जाएंगे। जैसे यहां आप देख सकते हैं N का A है, यहां N के लिए T आया है जो कि संभव नहीं है। पहले वाला O था, O का B था, B यहां पे शुरुआत में नहीं है, Z यहां पे शुरुआत में है। कुल मिला के मेरे पास पहले दोनों कैंसिल हो गए, और चूंकि N का जो कोड रहेगा वो A रहेगा, T नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। बचा ही एक मेरे पास जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। आपके पड़ोस वाला जो विद्यार्थी है वो इसका कोड निकाल रहा होगा, आप 2 में कोड निकाल के अगले प्रश्न पे पहुंच चुके होंगे। अब आप पर मैं छोड़ता हूं आपको कौन सा तरीका चाहिए। मुझे तो कुल मिला के एग्जाम में फास्ट करना ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहां पे आपसे कहा गया है कि अगला जो पद है वो कौन सा होगा। बात को समझिएगा, किसी तरीके से अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं, मेरे दिमाग में जो मेरे खोपड़ी में आया वो बता रहा हूं कि S से U नजदीक है और D से F नजदीक है। इतना मुझे देखते देखते लगा, मैंने सोचा इनके संबंधों को ढूंढा जाए कुछ ना कुछ, तो आपको यह समझ आएगा DEF FGH HIJ, यानी मेरी शुरुआत तो J से होनी चाहिए। इन दोनों को तो मैं घर भेज देता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? J से पहला वाला अक्षर आना चाहिए। QRS STU UVW। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था ये आंसर ढूंढना। मैंने कैसे वहां पहुंचा, मैंने क्यों सोचा कि ऐसा करूं, उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया। मैंने जैसे ही ये देखा मुझे समझ आ गया कि भैया यहां पे D और F बहुत नजदीक वाले लग रहे थे। शायद मैं Q और S को नजदीक से नहीं पहचाना, लेकिन शायद मैंने देखा कि S से U नजदीक है, और उससे मैंने एक एक करके देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए साहब, आपको दे रखा है कुछ डॉक्टर कारीगर हैं। कुछ अगर जो हमारे डॉक्टर हैं वो कारीगर हैं, कुछ ही है ना, तो कुछ ही बनाओ भाई, सारे क्यों बनाते हो। सभी कारीगर जो हैं वो लंबे हैं, बहुत बड़ी बात है साहब, लंबे होंगे तो काम भी अच्छे से करेंगे। सभी डॉक्टर छोटे हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, कुछ डॉक्टर लंबे हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं। कुछ कारीगर पुरुष हैं। अब ये पुरुषों की बात कहां से आ गई, कुछ हैं कि सारे हैं या नहीं है अपने को मालूम ही नहीं है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इन दोनों के बारे में ही कुछ नहीं मालूम है, तो दोनों ही तर्क संगत नहीं है, ये मैं कह सकता हूं, आप भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न मतलब अलग भिन्न, मतलब भिन्न क्या है? 49, 63, 77, 119। मेरा दिमाग जो फटाफट चला वो इन दोनों को देखते हुए चला कि ये भी 7 का गुना है, ये भी 7 का गुना है, और जब इसको नजदीक से देखा तो ये भी 7 का गुना है। तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार मैं लिखता हूं 7 इंटू 7, 9 इंटू 7, 11 इंटू 7 और 17 इंटू 7। कहां से लिखा मैंने 49 को 7/7 इंटू 7 लिखा, 63 को 9 इंटू 7 लिखा, 77 को 11 गुणा 7 लिखा और 119 को 17 गुणा 7 लिखा। मैंने सबसे पहले इनको तोड़ के रख दिया फैक्टर्स में। भाई 7 पे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे ही 7 के गुणन हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 7, 9, 11, 17 वैसे देखा जाए तो सारी ही विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है, तो फिर क्या डिफरेंस है भाई? डिफरेंस हो सकता है ये एक ऑड संख्या तो है, साथ ही साथ अभाज्य जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे प्राइम नंबर। आप ध्यान से देखेगा 11 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 17 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्या 9 है? मुझे नहीं लगता। जब नहीं लगता तो भैया काम ही खत्म हो गया। यही एक ऐसा होगा जिसके 3 गुणनफल होंगे, बाकी सबके 2 ही रह जाएंगे। कुल मिला के हमारा जो भिन्न संख्या है वो 63 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखेगा क्वेश्चन नंबर 87, 87। यदि प्लस को हम डिवाइड कहते हैं और माइनस को गुणा कहते हैं तो भैया क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 8/6 गुणा 3। इसको थोड़ा सरलीकरण कर देता हूं, 8/6 गुणा 3। इसको जब इससे काटा जाएगा तो 2 आएगा और इसको जब इससे काटा जाएगा तो 4 आएगा। तो कुल मिला के आंसर तो हमारे पास आ ही जाएगा। दोस्तों जब आप रीजनिंग करते हो तो रीजनिंग का दिमाग लगाओ, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आराम से करोगे तो गलती कभी नहीं करोगे, अन्यथा कभी भी गलती कर सकते हो। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको। सेब लाल हैं, अच्छी बात है, सारे के सारे जो सेब आपने दे रखे हैं वो लाल हैं, बढ़िया है। और कोई भी लाल रंग जो है फल वो सस्ता नहीं है, यानी ये कोई भी सस्ता नहीं है। इन दोनों की लड़ाई है साहब। सभी सेब सस्ते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, लाल सेब सस्ते नहीं है ये तो लग रहा है। कोई भी लाल रंग का फल जो है वो सस्ता नहीं है, तो लाल सेब भी सस्ते नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कुल मिला के दूसरा वाला जो है वो अनुसरण कर रहा है, निष्कर्ष तर्क संगत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 89, 89। कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, शिक्षिका जो है वो गायन नहीं कर सकती, और कुछ शिक्षिकाएं हैं जो नृत्य कर सकती हैं, बढ़िया है साहब। अब बताओ सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है? जब हम खुद ही कह रहे हैं, आप देख सकते हैं खुद ही कह रहे हैं कि कुछ शिक्षिकाएं जो हैं वो नृत्य कर सकती हैं, तो सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती है ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, तो दिखती हुई सी बात है दूसरा जो है वो तर्कसंगत है, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हैप्पी को अगर मैं 66 लिख सकता हूं, सौरव को 108 लिख सकता हूं, तो लाफ को क्या लिखूंगा? यही तो प्रश्न है मेरा। जब भी मेरे पास किसी अंग्रेजी अक्षर के लिए कोई संख्या दे रखी हो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, किसी भी अंग्रेजी शब्द के साथ अगर संख्या दे रखी हो, सबसे पहले इन्हें संख्या में कन्वर्ट कर दो, बदल दो संख्या में। H आता है दोस्तों 8 पे। अच्छा मुझे कैसे पता चला? मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, सबसे तेज तरीका है इजोटी। E आता है दोस्तों 5 पे, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे, ये आता है 25 पे। A निकालना है तो 1 है, P कैसे निकालूंगा फटाफट? OP 15, 16, काम खत्म हो गया ना भाई। ये आ गया 16, ये भी आ गया 16, Y तो आपको याद ही होगा 25। जरा एक बार मेरे कहने से इन्हें जोड़ा जाए,
8 और 1 9 हो जाते हैं, 16 के साथ 9 करूं 25 हो जाते हैं, और 25 और 25 50 हो जाते हैं, 25 और 16 66 हो जाते हैं, और मेरा काम आसान हो जाता है। इन सभी के जो भी अक्षर हैं, अक्षर जिस संख्या पर आते हैं उस संख्या को सबसे पहले लिख दो। तो लिख दिया साहब हमने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, सौरों को भी एक बार कोशिश कर लें, ट्राई कर लें। ये जो सौरों दे रखा है, एस आता है दोस्तों 19 पर, कैसे? एस टी 19 20, ओ तो 15 पे दे ही रखा है भाई, आर 18 और 18 पे आते हैं दोनों के दोनों, ओ पुनः 15 पे, और डब्ल्यू 23 23 पे आता है। तो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, 15 और 15 तो हो गए 30, 30 और 19 अगर हो गए हमारे 49 49, 49 के साथ अगर मैं 23 जोड़ रहा हूं तो हो जाते हैं 72, 72 के साथ अगर मैं 18 जोड़ता हूं तो हो गए 90, और 90 के साथ 18 जोड़ता हूं तो हो जाते हैं 108। यानी मेरे कुल जितने भी अक्षर हैं, जैसे कि अगला जो प्रश्न है हमारा LAUGH, इसकी संख्या निकालनी है ना, तो A तो आता है 1 पर, और G आता है 7, H आता है 8, ये तो मुझे पता थे। LJKL, L आ गया साहब 12 पे, UTU ये आ गया साहब 21 पे। जरा इनको जल्दी से जोड़ने का प्रयास करें। अभी अगर मुझे समझ आ रहा है 12 और 8 20 हो जाते हैं, 20 और 20 40 और 1 41, 41 और 1 42, 42 और 7 हो गए साहब 49, 7 का स्क्वायर। यही मेरा उत्तर है। आपको तरीका मैंने समझाया और एक एक प्रश्न का हल यहां पे कर रहा हूं। दोस्तों हो सकता है कोई प्रश्न के लिए आपको डिटेल्ड थ्योरी अगर चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कहां तकलीफ ज्यादा आती है, हम उस टॉपिक को अलग से भी करवा देंगे। लेकिन बस हमारे साथ जुड़े रखिए, एक एक प्रश्न को इस किताब की कोशिश है मेरी कि एनटीपीसी के एग्जाम से पहले मैं करवा पाऊं। आगे बढ़ता हूं मित्रों और देखता हूं कि अगली संख्या क्या होगी। वैसे 36 और 100 जो हैं वो मुझे लगता है आसानी से जुड़ जाते हैं जब हम किसी की स्क्वायर की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। मुझे यह ध्यान है 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 14 का जो वर्ग है वो 196 होता है। ठीक है ना? अगर मैं देखूं तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, और 18 का वर्ग होता है 324। यही मेरा उत्तर है, और ये ऑप्शन में गिवन भी, विकल्प भी आ गया। तो दोस्तों यहां हमने समझा, मैंने क्या किया आपके सामने, मैंने सिर्फ इनको अच्छे से लिखा, समझा कि इनके बीच में क्या क्या चीजें, क्या क्या हो रहा है, और फिर चीजें समझ आ गई हमें। अगला प्रश्न लिए चलते हैं आपके सामने। दोस्तों 1 और 2 को जोड़ने से हमारे पास 5 आ रहा है, 3 और 4 को जोड़ने के साथ हमारे पास 25 आ रहा है। तो बताइए जरा 5 और 6 को जोड़ने से क्या आएगा? ऐसे देखा जाए तो शायद आसान नहीं होगा, कैसे हम करें? इस तरह के प्रश्नों में अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल, एक बार ये ट्राई कर लो फिर वो ट्राई कर लो। मैं जब प्रश्नों को देखता हूं, थोड़ा ऊपर से देखता हूं, सिंहावलोकन करता हूं, तो मुझे समझ आता है कि दोस्तों 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस थ्योरम में। अगर आपको याद हो तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मिलके बन जाता है 5 का स्क्वायर। ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बन रहा है 5 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम मुझे ध्यान थी, इसलिए मैंने बहुत जल्दी हिट कर लिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय सबसे ज्यादा से ज्यादा अधिकतम मैक्सिमम आप 1 मिनट का समय दे दीजिए। अगर नहीं होता है तो अगले प्रश्न पे चले जाइए। ज्यादा समय बर्बाद करने वाला प्रश्न नहीं है ये, प्रश्न समय बर्बाद करने आया था और आपका करके रहेगा। आप पर निर्भर करता है कि आप इस पे कितना ध्यान देते हैं। तो मैं लिए चलता हूं इस प्रश्न पे। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5, बिल्कुल सही है। 3 और 4 का 25 आ गया है, तो 5 का हो जाता है 25 और 6 का हो जाता है 36। 6 और 5 11, 1 आएगा, 3 2 5 और 1 6, 61।
61 देखिए ऑप्शन में भी है और बिल्कुल सही भी है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं, ये लीजिए साहब। आगे यहां पे देखें हम अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं। आपको कहा है भैया 72, 8 और 3 में क्या लगाएंगे तब 27 आएगा। अब क्या करना चाहिए जरा देखिए, ये एक बहुत बड़ा बड़ा शब्द है। इसको 27 तक लेके जाने के लिए माइनस या भाग यही दोनों में से कुछ काम आ पाएगा। मैं यहां देखता हूं दोस्तों, प्लस करना और गुणा करना 27 तो नहीं आ पाएगा। भाग देना संभावना है, माइनस और भाग हो सकता है, बट 8 में से 3 का भाग देंगे तो बड़ा भारी एक अजीब सी संख्या आ जाएगी। और गुणा और जोड़ना तो वैसे ही काम का नहीं है। यही एकमात्र मेरे पास बचता है जो मैं ट्राई कर सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं। 72 से मैंने 8 को भाग दिया और 3 से गुणा किया। जरा सोचिए क्या होता है। 8 9 72 यानी 9 आएगा और 9 तिया 27 यानी मेरा आंसर आएगा। यानी यही मेरा उत्तर है और उत्तर मेरा सही है। कैसे किया वो जरूरी है। कई सारे विद्यार्थी यहां पे पहले पहला वाला प्रयास करेंगे, फिर दूसरा प्रयास करेंगे, फिर तीसरा, दूसरे में आंसर आ जाएगा तो चलेंगे। मेरा कहना है ऐसा नहीं। कल को ये जो विकल्प नंबर 2 है, ये विकल्प नंबर 4 होता और 4 नंबर 2 पे होता तो हमारा समय ज्यादा बर्बाद होता। कंपटीशन एग्जाम में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं होने देना है। एक एक सेकंड कीमती है आपके प्रश्न पत्र के लिए, एग्जाम के लिए, ध्यान रखें। पहले ही आप उन्हें एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन को हटा दो, विकल्प को गायब कर दो जो हमें लग रहा है कि हमारे आंसर तक हमें नहीं ले जा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है और जेड का मान दे रखा है। 3x यानी जोड़ 4, 4y यानी गुणा 2 और वापस से आया z यानी 9। आपको इसका मान निकालना है। सबसे पहले बॉड मास अगर आपको याद हो, मैं बताता रहता हूं दोस्तों बॉड मास क्या होता है। ये सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, ये एडिशन यानी जोड़ो, ये मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, हमारे काम के यही है। ये ब्रैकेट और ऑफ को छोड़ दो एक बार के लिए। तो 4 गुणा 2 हो जाते हैं 8, इधर 3 और इधर 2। ये गलती अभी मत करिएगा कि सीधा माइनस कर दो, पहले जोड़ दो। तो 8 और 3 11 में से अगर 7 जाएंगे तो कुल मिला के ज्यादा नहीं तो 2 तो बचेंगे ही बचेंगे। यहां आपने देखा दोस्तों किस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने प्रश्न को सॉल्व किया, हल किया। अगले प्रश्न की तरफ लिए चलता हूं। फायर को अगर 69185 कहते हैं तो स्नो को ये कहते हैं तो रेन को क्या कहते हैं। मेरी बात को बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा। FIRE जब भी मेरे अक्षरों के लिए अंक दिए होंगे, जब भी मेरे अक्षरों के लिए अंक दिए होंगे, पहले ये अक्षर कौन से अंक पे आते हैं वो लिखेंगे। 6 पे आता है F दोस्तों, ईजो टी मैंने बताया था, I आता है 9 पे, R आता है 18 पे और ये आता है 5 पे। जरा देखें कि इनसे हम ये अंक बना सकते हैं क्या। मुझे बताने की क्या जरूरत है, ये खुद ही अपने आप में वो अंक बन गया। ऐसा ही अगर प्रयास किया जाए, S आता है 19 पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे और ये आता है 23 पे। जरा देखें ऐसा ही आ रहा है। तो जब ये सारी चीजें हमारे को हमारे उत्तर की ओर लेके जा रही है तो भैया उत्तर पे आप क्यों नहीं आ रहे हो। R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, तो 18 और 1 ये देखिए जरा कैंसिल हो जाते हैं ये दोनों। अब बचता क्या है दोस्तों, N आता है 14 पे, मेरा काम हो गया खत्म, सिंपल हो गया आंसर। आप खुद ही समझदार हैं कि हमारा आंसर कैसे फटाक से लाना चाहिए। हमें पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, हमने 18 1 देखा और आगे बढ़ गए फटाफट से। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, GEM को मैंने NEZ कर दिया, तो बताइए जरा KID के लिए मैं क्या लेके आता हूं, यही तो प्रश्न है मेरा। जरा एक बार सोचा जाए सिंपल सी भाषा में। G आता है 7 पे और N आता है 14 पे, E आता है 5 पे और यहां पे ये दे रखा है, इसको एक बार मिटा देते हैं हम। यहां पे J दे रखा है और ये आता है 10 पे, M आता है 13 पे और Z आता है 26 पे।
जरा इनमें कोई रिश्ता, कोई संबंध आप ढूंढ पा रहे हैं क्या? आराम से देखें अगर, तो 7 का दुगना होता है 14, 5 का दुगना 10 और 13 का 26। तो अभी इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर के आई डी की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ज्यादा समय काहे को लगाना, के का निकाल लो, अपना काम तो हो जाएगा। के आता है 11 पे, 22 पे आता है यूवी, जब टी यू वी, वी आता है 22 पे। जरा देखें वी से शुरुआत होने वाला कौन है, आपका काम ही आसान हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप एक और काम करना, डी आता है 4 पे, 4 दूनी 8, एच आ जाता है, एच किसी में है ही नहीं, वैसे ही मेरा काम खत्म हो गया। यही मेरा उत्तर है फाइनल, मैं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा उत्तर निकाले बिना भी हमारे कई सारे प्रश्नों का हल निकलेगा, यही बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम आप दोस्तों। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, यानी यहां एक लड़की खड़ी है, फिर एक लड़का खड़ा है, फिर इस लड़की के बाद 2 लड़के खड़े हैं, फिर इस लड़की के बाद 3 लड़के खड़े हैं, और फिर एक लड़की है और 4 लड़के खड़े हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6 और 7 और 8 पता नहीं कितने आएंगे, कुल 35 हैं। जरा देखें 2, 3, 4, 5, 6 तक हम कहां पहुंचते हैं? जरा देखिएगा 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 5 14 होते हैं, 14 और 6 20 होते हैं, 20 और 7 27 होते हैं, और 7 के बाद 27 के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं यहां पे कि इधर एक और लड़की को जोड़ देते हैं, बस इतना ही काम हो पाएगा। भाई पहली लड़की के बाद एक लड़का खड़ा है, तो पहली लड़की है, उसके बाद एक लड़का खड़ा है, फिर दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के खड़े हैं, और तीसरी लड़की के बाद से कुल 35 की संख्या होगी लड़के और लड़कियां मिला के। 5वें और 17वें के मध्य कितने लड़के हैं? दोस्तों इसका सिंपल जो तरीका मुझे समझ आता है वो इतना सा आता है कि आप एक छोटा सा काम करें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको फास्ट ट्रिक तो समझा चुका कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आएगा कि 5वें और 17वें के बीच के स्थान में, तो बेहतर यह रहेगा कि हम एक काम करें, हम इसको फास्ट करने के लिए एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, 2 लड़के, फिर एक लड़की, 3 लड़के, फिर एक लड़की, 1 2 3 4, फिर एक लड़की, 1 2 3 4 4 और 5, फिर एक लड़की, 1 2 3 4 5 और एक 6 यहीं पे कर देते हैं, फिर एक लड़की, 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान से देखिएगा मैंने यहां क्या किया, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, 2 लड़के, एक लड़की, 3 लड़के, एक लड़की, 4 लड़के, एक लड़की, 5 लड़के, और एक लड़की, 6 लड़के, और फिर 7 लड़के। मुझे पूछा गया था 5वें और 17वें के मध्य कितने लड़के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी ये एक लड़का इसके बीच, और 17वां 5 हो गए तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसके बीच में लड़के गिनने हैं। तो 3 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 और एक 8, कुल मिला के 8 लड़के हैं। ध्यान से देखिएगा हमारे पास इस लड़के के बाद और इस लड़के से पहले 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 हो गए। कुल कितनी लड़कियां हैं? बहुत आसान हो गया था हमारा काम। एक लड़की ये है, 2 लड़की ये है, 3 लड़की ये है। आप चाहें हम इसका कलर थोड़ा बदल देते हैं। एक लड़की ये है, दूसरी लड़की ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं ये है, छठी ये है और 7वीं है। कुल मिला के हमारे पास जो लड़कियां आएंगी वो कितनी आएंगी? 7 आएंगी। वैसे भी आप देख सकते थे 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 5 6 और 7वीं जिसकी हम बात कर रहे थे। 21वें और 30 के बीच में कितने लड़कियां हैं? अब देखिए जरा, पहले हम कहां तक पहुंच गए थे? आपको याद होगा ये 17 पे पहुंच गए थे। 18 19 20 21 22
देखिएगा 17, 18, 19, 20, 21, तो मेरा ये तो एक 21 नंबर तो देख ही लिया मैंने। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब जरा सोचें इस लड़की और इस लड़के के बीच में कुल मिला के कितनी लड़कियां हैं? केवल मात्र एक ही लड़की है, क्योंकि इस लड़की को काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको यह समझ आया? तो आपने देखा दोस्तों, इस प्रश्न के लिए मैंने क्यों इतना सारा बनाने का प्रयास किया। उसका सिंपल सा रीजन, एक आसान सा कारण यह है कि आपको पता चले दोस्तों, एक ही चीज पर, इस पूरी बात पर ये तीनों प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों के हल तो आपको देने ही है। कोई शॉर्ट ट्रिक बताऊं और उसमें कुछ गलती कर लें, उससे बढ़िया यह है कि हमने सारे के सारे लिख दिए, आप एक भी प्रश्न में गलती नहीं कर सकते हैं। यह बात पक्की बात हो जाती है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक महिला जो है किसी व्यक्ति का परिचय दे रही है। ध्यान से देखते हैं, ये हमारी महिला है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक व्यक्ति है जिसका परिचय मिल रहा है। क्या कह रही है? उनके भाई के पिता, जरा सोचिएगा, उनके भाई हैं कोई, उनके पिता हैं। अरे भाई, भाई के पिता कौन होते हैं? खुद के पिता होते हैं। तो खुद के पिता की बात कर रहा है। ये जो पिताजी हैं मेरे, यानी इस महिला के नाना, एक लेवल ये हो गया और एक लेवल ये हो गया। नाना या दादा तो एक लेवल के ऊपर ही होंगे। उन नाना या दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब जरा सोचिए, ये दोनों एक ही लेवल पे आ गए हैं और ये ही एक लेवल पे आ गए हैं। कुल मिला के ये जो महिला है इस व्यक्ति की बहन हो जाएगी, ये जो व्यक्ति है इस महिला का भाई हो जाएगा। अब आप समझिए, मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र यही हैं, तो फिर ये और ये तो सेम हो गए ना, सेम लेवल पे हैं और इकलौते हैं। इकलौते मतलब वही स्वयं है, मतलब ये महिला इस व्यक्ति की बहन है। प्रश्न क्या है? महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? बहुत सारी बार ये बात कहता हूं दोस्तों, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि व्यक्ति का महिला से रिश्ता पूछा है या महिला का व्यक्ति से। ये बहुत क्लियर हमें पता होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं, महिला का उस व्यक्ति से पूछा है। महिला क्या लग रही है? महिला उसकी बहन है। ये हमारा उत्तर है। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों यहां पे इस शिफ्ट के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अगले शिफ्ट के और कुछ प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर होऊंगा मैं इसी चैनल पे, जो आपका प्यारा चैनल है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।